अभी कम है हमारे पास। मैं अगले वक्ता के तौर पर जयनंदन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जयनंदन जी हैं। जी, जयनंदन जी बहुत ही प्रतिष्ठित, सुपरिचित, बहुत ही लोकप्रिय कथाकार हैं। बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी हम लोगों के सामने हैं। सिर्फ एक का जिक्र करके, जो हाल ही में उनको श्री प्रकाश शुक्ल स्मृति सम्मान मिला है, उसके लिए हम सब भी जितने सारे लेखक, रचनाकार, कलाकार यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से उनको बहुत बधाई देते हुए मैं जयनंदन जी को आमंत्रित करूँ। धन्यवाद आनंद जी। उपस्थित सभागार में उपस्थित साथियों, आप सभी को मेरा अभिवादन और संगमन को बधाई, विशेषकर प्रियंवद जी को। ये संगमन में मेरी 7वीं भागीदारी है। कह सकता हूँ कि संगमन तुम ऐसे तो न थे, कैसे कैसे लोग यहाँ आने लगे हैं और गाते बजाते नींद में सुलाने लगे हैं। प्रियंवद ने विषय के रूप में एक ऐसा अंगद का पांव रख दिया है जिसे हिलाने के लिए हमारे कई योद्धा साथी लगे रहे। अब कितना हिला ये तो आप ही लोग तय करेंगे। ऐसा लगा कि गोल पोस्ट कहीं और है और गेंदें धुआंधार फेंकी जा रही है, इसकी बिना परवाह किए कि गोल पोस्ट कहाँ है। मेरे पास भी कुछ गेंदें हैं और मैं भी फेंकूंगा, देखते हैं कि गोल पोस्ट में कितना समा पाती है वो। साथियों, मैं एक रोचक घटना से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक कार्यक्रम आता है जुआ खिलाने वाला, कौन बनेगा करोड़पति। आप लोग सभी ने कभी न कभी देखा होगा। गलती से एक आध बार मैं भी देख लेता हूं। तो गलती से मैं एक बार देख रहा था, उसमें एक लड़का बड़ा ही मेधावी फटाफट सवालों का जवाब दे रहा था और उसके ज्ञान से, बहुत गरीब घर का लड़का था, बहुत निचले स्तर का, निम्न वर्गीय परिवार से आता था। 25 लाख से संभवतः 25 लाख या 50 लाख का सवाल था। उसमें पूछा गया, मैंने देखिए कि साहित्य आम लोगों के पास, जो हम कहते हैं कि जन, मेरी तो प्रियंवद जी से बात हुई थी इस विषय पर, तो सीधे मैंने कहा कि ये जो लोक में कला और अभिजन का द्वंद्व है, मतलब कि गरीब और अमीर की लड़ाई, सीधे शब्दों में कहें तो गरीब और अमीर की लड़ाई में, लड़ाई जो लड़ी जा रही है रचनाकारों के द्वारा, वो कितना सच है और कितना झूठ है और है कि नहीं है। मैं इसी तरह से बहुत साधारण तरीके से सोच करके मैंने अपनी बात तय किया है कहना। तो वो लड़का फटाफट जवाब दे रहा था। तो उससे पूछा गया, शायद 25 लाख या 50 लाख का सवाल था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो उससे पूछा गया कि बलराज साहनी के किस भाई के उपन्यास तमस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसमें 4 नाम थे, उसमें एक नाम भीष्म साहनी का था। पसीने पसीने हो गया वो लड़का, जो इतना खटाखट जवाब दे रहा था। इस सवाल का उसके पास जवाब नहीं था। मैं उससे ज्यादा पानी पानी तो मैं हो रहा था इधर, कि साहित्य की यही पहुंच है, यही वक्त है। हम आम जन की बात करते हैं, ये लड़का तो आम जन ही है और इसके पास इतना ज्ञान है, सारे विषयों का फटाफट जवाब दे रहा है। लेकिन उस उपन्यास के बारे में जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा था कि उपन्यास तमस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो कौन सा लेखक था। तो उसमें 4 नाम में वो भीष्म साहनी का भी नाम था। वो लड़का नहीं बता पाया और फिर उसमें क्या वीडियो कॉल करके किसी मित्र से पूछना होता है, तो उससे पूछा। उसका भाई था और वो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था। वो भी गड़बड़ा गया कि पता नहीं
जबकि ये तमस पर सीरियल आए हैं, फिल्में बनी है और इतना चर्चित उपन्यास रहा है। तो बताइए कि एक मेधावी लड़का माना जाने वाला, और बाद में उसने 1 करोड़ का पुरस्कार जीत लिया, तो वो ये नहीं बता पा रहा है कि तमस का लेखक कौन है। हमारी और आपकी क्या औकात है, समझ सकते हैं। हम कतई लोकप्रिय नहीं है साहब। अगर अखबार वाला गाहे बगाहे विभिन्न समारोह, विभिन्न अवसरों पर हमारी टिप्पणी ना छापे, हमारा इंटरव्यू ना करे साहित्यकार समझकर, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा बगल का पड़ोसी भी नहीं बता सकता है कि मैं लेखक हूं। हम इसलिए लेखक के तौर पर जाने जाते हैं शहर में, आम लोगों के द्वारा, जो थोड़े बहुत अखबार पढ़ते हैं उनके द्वारा, आम लोगों के द्वारा नहीं। ये भ्रम है हमारा। जो कुली है, जो मजदूर है, कुछ मालूम नहीं कि कौन है भीष्म साहनी, कौन है प्रेमचंद। प्रेमचंद को थोड़ा लोग इसलिए जान गए हैं कि कोर्स में लगे हुए हैं, अन्यथा जन तक हमारी पहुंच यही है। तो बाद में वो लड़का अंदाज लगाते लगाते, वो उसके भाई ने भी कहा था कि देखो 50% तक मैं बता सकता हूं कि शायद भीष्म साहनी है, क्योंकि और जो नाम थे उसके भाई के नाम से वो तुलना कर रहा था, तो उसको लगा कि नहीं, ज्यादा वजनदार नाम भीष्म साहनी का ही है। तो उसने भीष्म साहनी का नाम कहा, उस पर ताला लगाया और फिर 1 करोड़ रुपए का दरवाजा खुल गया उसके लिए। तो मैं इस घटना इसलिए बता रहा था कि देखिए साहित्य की पहुंच कहां तक है, क्या है। ये हमारे बड़े भाई जितेंद्र भाटिया जी ने बहुत अच्छा फिल्म वगैरह के बारे में बताया। यह सच है कि फिल्मी गाने जितने लोकप्रिय हैं आम लोगों के बीच में, मजदूर भी गा लेता है, हल चलाने वाला किसान भी गा लेता है। तो फिल्मी गाने और फिल्में भी कुछ अति लोकप्रिय हैं, वो आम जन तक उसकी पहुंच बेशक है। तो मैं यहां एक दूसरी बात कहना चाहता था, जो कि अभी फिर से हमको याद करना पड़ेगा। हाँ, वो जया जादवानी जी ने बस्तर में जो लोक कला, शिल्प कला और वास्तुकला वगैरह की बात कह रही थी कि बाजार में उसका क्या मूल्य है, तो मुझे उसी वक्त याद आया कारपोरेटीकरण का। मैं खुद टाटा स्टील में कार्यरत था और उस विभाग में था जहाँ से लोक फिस्ट, ये लिट फेस्ट और कई तरह के आयोजन जो होते हैं वहाँ, ये आर्ट इन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है उनका, जिसमें वहाँ स्थानीय चित्रकार और बाहर के भी कुछ मशहूर चित्रकार बुलाए जाते हैं और बहुत मामूली पैसे देकर के उनको यात्रा भत्ता वगैरह या कुछ और मेहनताना देकर के उनको निपटा दिया जाता है। और उनका जो बनाया हुआ चित्र है, पेंटिंग है, वो बड़े से हॉल में इस तरह से उन्होंने सजा कर रखा है। जितेंद्र जी तो कई बार गए हैं जमशेदपुर, पता नहीं उन्होंने देखा है कि नहीं, वो गैलरी है, उसमें वो सजा कर रखते हैं। और जिसकी कि आप अभी बता रहे थे, चले गए सैलन जी, किसी का नाम लेकर के कई 1 करोड़ में वो कब की मृत हो गई और उनकी पेंटिंग अभी हाल में 1 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। तो आम जन के जीवन की कोई घटना जिसको पेंटिंग में उतारा गया, उकेरा गया, वो आम जन के उसको कोई खबर नहीं कि हम नाटक बड़े बड़े मुंबई के प्रेक्षागृह में, दिल्ली के प्रेक्षागृह में होते हैं आम जनजीवन के बारे में, लेकिन उससे क्या मतलब, उस बड़े बड़े प्रेक्षागृह में होते हैं, अंग्रेजी अखबार में उसके रिव्यू छपते हैं, लेकिन आम आदमी को कुछ खबर उसकी नहीं। लोकगीत या लोक नाटक वगैरह बड़े बड़े प्रेक्षागृह में हो रहे हैं, लेकिन आम जन को तो वहां तक पहुंची नहीं है। तो मैं कह रहा था कि हमारे टाटा स्टील, जो कि कॉरपोरेटीकरण या कहिए कि कॉरपोरेट हाउस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश में, आप उसके चरित्रों से अंदाज लगा सकते हैं
कि दुनिया भर के कॉरपोरेट जगत में क्या कुछ हो रहा होगा। तो वो पेंटिंग करवाते हैं और लिट फेस्ट भी करवाते हैं। मैं खुद उसी विभाग में था, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस में। इसके पहले मैं मजदूर था, कारखानों में मशीन पर लोहे छिले 20 वर्षों तक। उसके बाद साहित्य में थोड़ी पहचान बनी तो मैं कॉरपोरेट में स्थानांतरित होकर आया। तो वही विभाग मैं खुद उसमें शामिल था कि हम लोग निर्धारित करते हैं, आयोजित करने के लिए सारी रूपरेखा बनाते हैं कि लिट फेस्ट कहाँ होना चाहिए। ये कभी रांची में, कभी भुवनेश्वर में, कलकत्ता में, कई जगह। और उसमें बुलाए जाते हैं शबाना आजमी, जावेद अख्तर, इस तरह की हस्ती बुलाए जाते हैं। लेकिन मुझे आज तक नहीं जाने दिया गया, जबकि वो जानते हैं कि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूं। हम ही उसके निर्धारण में भूमिका निभा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं लोगों से, लेकिन मुझे कभी जाने का मौका नहीं दिया गया। बड़े बड़े वहां टाटा स्टील में बहुत बड़े बड़े प्रेक्षागृह, आपको मैंने खुद संगमन एक कराया है, प्रियम्बत जी वगैरह उसके गवाह हैं कि सब कुछ है वहां, लेकिन थिएटर कर्मियों के लिए कोई एक हॉल नहीं है। थिएटर मर गया साहब। हमारे यहाँ कुछ ऐसे नाटक ग्रुप थे जो एक सप्ताह के लिए नाट्य प्रतियोगिता आयोजित करते थे। बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, करीब 15-20 साल पहले की बात। और एक सप्ताह के लिए जमशेदपुर नाट्य तीर्थ में बदल जाया करता था। लेकिन आज अगर कोई अव्यवसायिक थिएटर कर्मी नाटक करना चाहे तो उसके लिए कोई हॉल नहीं है। 40,000 50,000 एक हॉल के भाड़े हैं 2 घंटे के लिए। जाहिर है कहां से करेंगे? तो थिएटर मर गया। टाटा स्टील ने कॉलेज खोला, लेकिन जमशेदपुर में नहीं खोला। वहां से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर चाईबासा में उसने टाटा कॉलेज चाईबासा बनाया। क्यों? इसलिए कि वे नहीं चाहते कि हमारे कर्मचारी के बच्चे पढ़ लिख कर और कल को हमारे खिलाफ खड़े हों। हालांकि अब ये धारणा थोड़ी थोड़ी टूट रही है, अब बहुत सारा बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं अपने समय की बात कि इस तरह का कारपोरेटीकरण का जो चरित्र है वो इस तरह का हुआ करता है। वो नहीं चाहते पेंटिंग जो 1 लाख 2 लाख 10-10 लाख की पेंटिंग वो बना के चले जाते हैं, उनको 10-20 हजार का मेहनताना देकर और उनको निपटा दिया जाता है। तो ये चरित्र कॉरपोरेटीकरण का। अब मैं वही थोड़ी जो गरीब अमीर का द्वंद्व है, मैं उस पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पढ़ूंगा नहीं, ऐसे मैंने पढ़ते हुए बहुत लोगों को देखा और सो जाने की स्थिति पैदा हो गई, इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, कुछ मोटी बातें अपने सामने रखूंगा। मैंने आधुनिक परिवेश में इस विषय को देखने की कोशिश की है। हालांकि कई मित्रों ने विदेशी लेखकों का जिक्र करते हुए, विदेशी दार्शनिकों का जिक्र करते हुए अपना वजन थोड़ा बढ़ाया यहाँ पर। जैसे एम फॉस्टर क्या कर रहे हैं, मार्टिन फेडरिक क्या कर रहे हैं, कॉर्डियल ड्रोडू क्या कर रहे हैं, सोडियम पिरोडे क्या कर रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन निराला क्या कर रहे हैं, पंत क्या कर रहे हैं, प्रसाद क्या कर रहे हैं, बच्चन क्या कर रहे हैं, वो संदर्भ बहुत जरूरी नहीं है, तो वजन नहीं बढ़ता है शायद। एनीवे, तो लोक और अभिजात का अर्थ मैंने गरीब अमीर से लिया है। लोक जीवन अर्थात आम आदमी जो कि दारुण कराह चित्कार का चित्रण उस रचनाकार के लिए ज्यादा विश्वसनीय है जो स्वयं उस पीड़ा और नर्क का भुक्तभोगी रहा है। हालांकि प्रियम्बत जी का इंटरव्यू में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि लेखक लोग आजकल सिर्फ अपने जीवन के इर्द गिर्द की रचनाएं करते हैं। अरे दुनिया बाहर है और झांको। मतलब इनका सीधा साधा इशारा था कि जो भोगा हुआ यथार्थ की बात है अब उस पर ज्यादा ना टिको, कुछ और बाहर, जैसे हमारे संजीव भाई करते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट ले लिया, उस पर 6 महीने तक लगे रहे, वहाँ गए, वहाँ पर रहे, फिर उसके बाद चारों ओर उसका विवरण लिया, इंटरव्यू किया, उसके बाद एक उपन्यास लिख दिया। तो इनका इशारा शायद उसी तरफ है। तो लेकिन मैं तो भाई पता नहीं, ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा,
मैट्रिक पास करके टाटा स्टील में आ गया था और तभी मैंने आईए बीए और एमए किया। लेकिन एमए किया तो वेद तो मुझे भी पता है, उपनिषद मुझे भी पता है, और जितने तरह के यहाँ व्याख्यान आए वेद उपनिषद के, उस सब के बारे में भी मुझे जानकारी है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करने वाला। तो कहते हैं कि जो गरीबों के नरक में झांका तक नहीं, वो जन के लिए क्या साहित्य रचेंगे, कैसी साहित्य रचेंगे? परकाया प्रवेश की शब्दजाल रचने वाली जादूगरी से फिक्शन के नाम पर मानो फ्लाईओवर बनाने के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हों, ऐसा रचनाक्रम होता है उस तरह का। ऐसा परकाया चित्रण सतह तक ही रह जाता है, भीतरी तल तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती। दलित लेखकों के उभार ने झेली हुई घृणा और पाश्विक दोजक का हृदयद्रावक सत्य दिखाकर परकाया के भ्रम को निरस्त कर दिया है। जो रचनाकार अपनी रचना को विशिष्ट बनाने के लिए दुर्व भाषा, शिल्प, बिंब व कथ का प्रयोग करते हैं, जो आम आदमी की समझ से परे बन जाता है, वह भी एक तरह का अभिजात श्रेणी का ही लेखन है। वह प्रकाशन भी अभिजात के खांचे में ही माना जाएगा, जो ऊंची कीमतों तथा वितरण में संकुचन के कारण आम आदमी की पहुंच व पकड़ से कोसों दूर है। छापी गई महज 250-300 की प्रतियां, छापी गई महज 250-300 की प्रतियां किसी सरकारी पिंजरे में सिसकने के लिए बाध्य हो जाती हैं। साधारण जनों को उसकी आहट तक नहीं लगती। हम लोकप्रिय लेखक हैं, हम लेखक आत्ममुक्त किस्म के प्राणी हैं। हम अगर कोर्स में नहीं हैं तो मैंने क्या बताया, वो जम गया क्या? हम अगर कोर्स में नहीं हैं तो हमारे पड़ोसी भी हम नहीं जानते। जैसा कि मैंने बताया, लेखकों को सिर्फ लेखक या फिर वे विश्वविद्यालयों के चंद शोधार्थी ही जानते हैं। उनके हस्ताक्षर आम आदमी की जीवा पर जरा भी नहीं जगह बना पाती है। अखबार के बारे में मैंने बताया। अभी लोक जीवन की यंत्रणाओं, त्रासदियों और बदहालियों को उकेरने वाले नाट्य प्रस्तुतियों तक उस आम आदमी का क्या सरोकार जो दिल्ली और मुंबई के प्रेक्षागृहों में दोहरा रहा हूं। जाहिर है कि ये कला के सारे रूप आम आदमी के भी जरा निकट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हम लिखते हैं तो हमारा सरोकार यह नहीं है कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं उस तक पहुंचे। हमारा अभिप्राय है मशहूर हो जाना, यशस्वी बन जाना, अमरत्व प्राप्त कर लेना, खुद को विशिष्ट बना लेना। हम बहुत डरे हुए और सेफ साइड लेकर चलने वाले लोग हैं। हम बहुत तरह की ज्यादती, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात, हुक्मरानों के हिटलरी फरमान आदि आदि देख रहे हैं, लेकिन हमारी कलम उस पर नहीं चल रही। अगर चल भी रही तो उसे छापने के लिए कोई संपादक तैयार नहीं है। हम सभी सर्जना से जुड़े मध्यवर्गीय लोग जो जीवन जी रहे हैं, क्या वह लोक जीवन के समतुल्य है या फिर वह अभिजात जीवन ही है? क्या यह सच नहीं कि हम आम आदमी के पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं और बस लोक जीवन से कोई बीज उठाकर उस पर भाषा का बहुरंगी रह पर चढ़ाते हुए महज एक फैंटेसी रच रहे हैं? यहां तक कि जो दलित लेखन कर रहे हैं, क्या अब वे भी अभिजात श्रेणी में नहीं आ गए हैं? फिर सवाल उठता है कि क्या तमाम कलाओं, रचनाओं में सर्वहारा उपेक्षितों, वंचितों का सामंती और अभिजनों के खिलाफ कोई द्वंद्व नहीं है? इसका जवाब हां भी है और ना भी है। हां का जवाब हम अपने पूर्व के लेखों में ढूंढ सकते हैं। रेणु ने अपने मैला आंचल उपन्यास के नाटक प्रशांत के नायक प्रशांत से कहलवाया है कि मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा
ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के होठों पर मुस्कुराहट लौटा लूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं, तो लगता है जैसे एक ऐसा प्रकाश मीनार खड़ा हो गया जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। थोड़ा चंद लाइनें और। प्रेमचंद के गबन उपन्यास में देवी दिन खटिक एक सुराजी से पूछता है, साहब सच बताओ, जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? बड़ी बड़ी तलब लोगे, बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे, क्या इसी सुराज से देश का कल्याण होगा? राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक भागो नहीं दुनिया को बदलो में कमेरों का राज नाटिका में दुखराम का संवाद है। बाभन छत्री लाला का राज अब हम नहीं होने देंगे। बहुत दिनों तक इन्होंने हमें नाको चने चबाया, लाठी में हमारे सामने कोई ठहर नहीं सकता, जांगर और मशक्कत के काम में हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। आगे उसी नाटिका पुस्तक का चरित्र भैया कहता है, संतोखी भाई, नान जात वालों को बड़ी जात वालों ने बहुत सताया है, लेकिन बड़ी जात के सभी लोगों को इसका फल नहीं मिला, सब मजा जोंकों ने ले लिया। इसी वास्ते जात के कमेरे, कलम घिसाई करने वाले और दौरी दुकान रखने वाले भूखे प्यासे लोग अब एकवट पर जोंकों का राज खत्म करना चाहते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि ने अपने बारे में जितना चाहे बढ़ा चढ़ाकर कहने का ज्ञान हम सबके दिमाग में उड़ेल दिया है। बेझिझक होकर बताया जा सकता है कि कहाँ हमने कितने तीर मारे। दरअसल आलोचना समालोचना में जब से ईमानदारी और निष्पक्षता खत्म हो गई, तब से जरूरी भी हो गया कि अपने बारे में खुद कहा जाए, अन्यथा आपके बारे में आपके दोस्त, रिश्तेदार या चेले चपाटी के अलावा दूसरा कोई कहने वाला नहीं। फिल्म वालों ने तो यह ट्रेंड चला ही रखा है। प्रमोशन और डिंग हकाई में वे लागत का एक बड़ा हिस्सा यानी करोड़ों में खर्च कर देते हैं। अंत में उपसंहार, बाबा नागार्जुन अपने युगीन यथार्थ और समसामयिक चेतना को अपनी रचनाओं में बड़े बेबाक और बेचैन होकर मुखरित किया। उन्होंने लिखा कि एक ओर तो गरीब किसान मजदूर शोषण के अनवरत चक्र में पिसते हुए दाने दाने को मोहताज है, तो दूसरी ओर नकाबधारी भोग विलास में लिप्त है। जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी है। और अब निराला की बड़ी मशहूर पंक्ति जो हम लोगों ने प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ा था कि वह आता, अभी बसंत त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बात की वो कुकुरबुत्ता और गुलाब को लेकर, तो बड़ा ये मेरे ख्याल में एक आम आदमी भी इस कविता से अवगत है कि वह आता दो टूक कलेजे को करता दो टूक कलेजे को करता तो पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह आता पछताता। और ये दिनकर ने दो पंक्ति कही है कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। और अब अंत में मैं महसर बरेलवी का एक शेर है, जिसे महसर बरेलवी और कुंवर बेचैन की एक शेर है, वो कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। महसर बरेलवी कहते हैं कि खूने दिल से न कभी पानी को पानी लिखना, खूने दिल से न कभी पानी को पानी लिखना, इससे लिखना तो लहू रंग कहानी लिखना, हम तो लिखा करते हैं अशकों को शरारे ए दोस्त, शरारे मन चिंगारी, हम तो लिखा करते हैं अशकों को शरारे ए दोस्त, हमको आता ही नहीं आग को पानी लिखना। और कुंवर बेचैन कहते हैं कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना।
तुम में कुछ भी अगर लिखने का हुनर आ जाए, तुम में अगर कुछ भी लिखने का हुनर आ जाए, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार जयनंदन जी। बहुत खरी खरी बातें, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। और दरअसल बहुत मुश्किल है इस वक्त, जिस तरह का माहौल है और जो परिस्थितियां हैं, इस पर प्रियंवद जी आगे फिर इस परिचर्चा को और आगे बढ़ाया जाएगा, इस लिहाज से मुझे लगता है। क्योंकि मंगलेश डबराल की एक पंक्ति है ना कि यथार्थ इन दिनों बहुत ज़्यादा यथार्थ है, जिसे समझना कठिन है, सहन करना तो और भी कठिन है। तो ये जो जयनंदन जी बता रहे थे, ये हमारे आप सबके बीच के यथार्थ और उनकी स्थितियों की बातें हैं। मैं आज के इस तीसरे सत्र के अंतिम वक्तव्य के लिए, ये अंतिम वक्तव्य है, इसके बाद फिर प्रियंवद जी का संगमन के समापन के संदर्भ में वक्तव्य होगा और फिर यशवंत जी का आभार होगा। तो बस कार्यक्रम अब इतना ही हम लोगों के पास शेष है।